नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096952386089455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। आगे बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी फॉर पॉवर्टी एलिवेशन की। पॉवर्टी एलिवेशन में 3 ब्रॉड कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, टर्सरी हो और फिर आपका सेकेंडरी हो, क्वार्टरनरी हो, लगातार उसमें ग्रोथ होगी तो धीरे धीरे सभी को फ़ायदा पहुंचेगा और रूरल पुअर भी धीरे धीरे एक दिन अपनी पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट होता है ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रूरल हाउसिंग, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कुछ लॉजिस्टिक्स और रूरल रोड वगैरह बनवाने का प्रावधान किया जाता है जिससे लोग खुद ही इन सब सुविधाओं का लाभ पा करके पॉवर्टी लाइन क्रॉस करने की कोशिश करें। तीसरा होता है कि जो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट देना। डायरेक्टली बेनिफिट देने के लिए कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती रही है, उन सभी को हमको पढ़ना है आगे। अब इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन कैसे होता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का। फिलहाल तो बात करें तो जब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आई है, यानी कि डीबीटी स्कीम आई है आपकी 2013 से, तब से चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हुई हैं। 50% ईज़ हुई है। खाली बेनिफिशरीज आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा बहुत ऑफलाइन काम है, बाकी सब ऑनलाइन होता है और डायरेक्ट जो बेनिफिट जो भी सरकार निर्धारित करती है वो मॉनिटरी बेनिफिट के फॉर्म में सभी को पहुंच जाता है उनके बैंक खातों में। लेकिन पहले जब ये सब चीज़ें नहीं थी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, तो काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो काफ़ी एक सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म होता था। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स भारत में कई सारे सक्सेसफुल नहीं हो पाए इसी कारण से, क्योंकि एबिलिटी जो होती है या फिर कैपेबिलिटी होती है डिलीवरी एजेंसीज की, या मैकेनिज्म जो बनाया जाता है उसमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी बॉडीज प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करती थी उनकी मोटिवेशन, उनका इंटीग्रिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था। कई बार उन्हें ईमानदार रहना पड़ता था स्कीम्स के सक्सेस होने के लिए। कई बार ये सब चीज़ें अगर नहीं होती थी तो गवर्नेंस का रिफॉर्म यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता था एंटी पॉवर्टी एलिवेशन कैंपेन में। तो कौन करता था? ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो है इंप्लीमेंट किए गए थे डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज़ के द्वारा, जिनको 1980s में क्रिएट किया गया था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आया था, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो आए थे कई सारे, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज़ को दिया गया था। हालांकि और भी कुछ खामियां थी, जो कमियां थी सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या फिर बॉडी की तरफ से नहीं थी। लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, अवेयर नहीं थे स्कीम के बारे में, कुछ लोकल इश्यूज थे और टॉप डाउन अप्रोच फॉलो किया गया था एजेंसीज के द्वारा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। हालांकि जब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया है अमेंडमेंट से, तब से देखा गया है कि धीरे धीरे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें और धीरे धीरे स्कीम सक्सेसफुल होना भी शुरू हुई हैं। जो एक कह सकते हैं सोशल ऑडिट का जो फैक्टर आया है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, ये क्यों आया है? क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज अब नहीं होती हैं। अब क्या होता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ही अपना खुद का डेवलपमेंट करने का पूरा सिस्टम दे दिया जाता है। उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हीं के माध्यम से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाती है, सब कुछ कागज पत्र पर होता है, अब तो ऑनलाइन होता है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन जब से आया है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओस को पार्टिसिपेट करवाया गया है। यहाँ पर कुछ स्पेशल टास्क फोर्सेस बीच बीच में सरकार बनाती रहती है और लगातार आंकड़ों पर फोकस किया जाता है। हर 6 महीने में आप देखेंगे, अब तो हर महीने में आंकड़े अपडेट होते हैं कि किसी स्कीम के कितने बेनिफिशरीज हैं, कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोगों को बैंक में उनका पैसा पहुँच गया लाभ का। ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की गई है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। 2001 तक जो वेजेस दी जाती थी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम में, वो आधा आधा दिया जाता था। आधी वेज जो है फूड ग्रेन के फॉर्म में दी जाती थी और आधी नगद के फॉर्म में, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास काफ़ी सारा अनाज हुआ करता था। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो थे, जो कि काफ़ी अनसक्सेसफुल रहे थे, उनको रिवैम्प करने का प्रयास किया गया है और लेटेस्ट जो गवर्नमेंट आई है उसने कई सारी स्कीम्स चलाई, जैसे स्किल इंडिया वगैरह। विमेन के लिए डेवलपमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफ़ी सक्सेसफुल रही। यह अवधारणा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सदर्न स्टेट्स में काफ़ी सक्सेसफुल रही। ईस्टर्न और सेंट्रल स्टेट्स में, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ रूरल पुअर रहते हैं, वहाँ पर ये मूवमेंट वीक रही, लेकिन इसको स्ट्रेंथन किए जाने की ज़रूरत है। और जैसा कि साउथर्न स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, वैसे ही अदर भारत के हिस्सों को इसको इम्प्लीमेंट किए जाने की ज़रूरत है वुमेन के डेवलपमेंट के लिए।
अब आगे बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राम विकास की योजनाएं। ग्राम विकास की योजनाएं आप देख लीजिएगा एक्चुअल पेपर में जो कि होगा 19 जून को, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का रहने वाला है। करीब 50-55% पोर्शन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का ही रहेगा, चाहे वो स्टेट से एसोसिएटेड हो चाहे ऑल ओवर इंडिया से एसोसिएटेड हो। प्रोग्राम्स और स्कीम्स का ही वेटेज 60% करीब आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि किस स्कीम से शुरू किया जाए। क्या हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से शुरू करें? सबसे पहला जो माना जाता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दिशा में पहला प्रोग्राम, रूरल पॉवर्टी को हटाने का पहला प्रोग्राम, ठीक है, रूरल पीपल के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने का पहला प्रोग्राम, उससे शुरू करें कि एकदम नए से शुरू करें, जो एकदम प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जो आई उससे शुरू करें। तो यहाँ पर हमने जो है इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है कि एक जैसे जो प्रोग्राम है उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम एक साथ डिस्कस करेंगे, वेज एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर करने वाले हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है आपका सबसे पहला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इससे पहले कई सारी स्कीम्स आई थी, उनको मर्ज करके ये बनाई गई थी योजना, ठीक है। लेकिन हम एक मिडिल पाथ लेंगे यहाँ पर, यानी कि हम 1999 की स्कीम से शुरू करेंगे, पहले पीछे जाएंगे 1952 तक, ठीक है, और फिर हम 1999 से आगे जाएंगे और उसको हम ले जाएंगे एकदम रिसेंट की स्कीम तक। इस तरीके से हम सारी स्कीम्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में बात कर लेते हैं। एकदम पेशेंस से सुनिए, सब समझ में आएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है कि पुअर पीपल को पॉवर्टी लाइन क्रॉस करने में हेल्प करना। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग निवास कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएं एक पीरियड ऑफ टाइम में, ये लक्ष्य रहता है। ये एक होलिस्टिक प्रोग्राम कहा गया था माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। सारे नेसेसरी एस्पेक्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी इसमें कवर किए गए थे, ठीक है। और इसमें क्या क्या शामिल किया गया था? क्रेडिट का सिस्टम था, मार्केटिंग का सपोर्ट दिया गया था, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पर फोकस किया गया था, एक्टिविटी क्लस्टर्स बनाए गए थे, एसएचजीज पर फोकस किया गया था, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। अब टारगेट बेनिफिशरीज कौन थे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के? इनको स्वरोजगारी कहा जाता था। ये इंडिविजुअल हो सकते थे या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकते थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म में। इसमें ग्रुप अप्रोच पर फोकस किया गया था, मतलब ये योजना चाहती थी कि इंडिविजुअल की तरह आने की जगह लोग ग्रुप के फॉर्म में इस योजना के बेनिफिशियरी बने, ठीक है। बेलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल हाउस होल्ड को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता था, जो कि ग्राम सभा द्वारा अप्रूव किए जाते थे उनके नाम, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इवोल्यूशन। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की अवधारणा जो है साउथ इंडिया से आती है, साउथ एशिया से आती है बेसिकली। साउथ ईस्ट एशिया में बांग्लादेश में काफ़ी सक्सेसफुल ये प्रोग्राम रहा था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, और वहीं से भारत का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल है वो बांग्लादेश में इम्प्लीमेंट हुए मॉडल पर आधारित है। इसके बारे में हम बाद में और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि है क्या। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है पुअर पीपल का, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप अमीर लोगों का नहीं होता, ये पुअर पीपल का होता है जो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं अपनी बेहतरी के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता कैसे है? सोशल मोबिलाइजेशन से बनता है, और ये अपनी तरह का अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कहलाता है, जिससे वो अपनी पॉवर्टी यानी अपनी गरीबी को खत्म कर सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। मिनिमम मेंबर कितने होंगे डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन कम से कम 5 तो होने ही चाहिए। अगर कोई डेजर्ट एरिया है, हिल एरिया है, जहाँ पर मतलब जोग्राफिकल कंडीशंस उतनी अनुकूल नहीं है, वहाँ पर 5 हो सकते हैं मिनिमम, वैसे 10 से 20 होते हैं, ठीक है। और अगर डिसेबल्ड पर्सन है तो भी जो है कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए। ये सारे मेंबर जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के होने चाहिए, एक इंपॉर्टेंट केसेस है। हालांकि कई बार ऐसा हो सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ मेंबर अबव पॉवर्टी लाइन भी शामिल की जा सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30% लोग अबव पॉवर्टी लाइन हो सकते हैं किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। वैसे तो 20% कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में 30% तक अलाउड है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक क्रेडिट कम सब्सिडी स्कीम है, यानी कि लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है और सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। बड़ा पोर्शन किसका रहता है? क्रेडिट का रहता है, यानी वो ऋण जो आपको चुकाना पड़ता है, बाकी सब्सिडी का छोटा हिस्सा होता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का लोन कौन देता है? कॉमर्शियल बैंक दे सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक दे सकते हैं, और आरआरबी जो उस समय तक क्रिएट हो गए थे वो दे सकते हैं। अब नॉर्म ऑफ लेंडिंग क्या है? नॉर्म ऑफ लेंडिंग लगातार आरबीआई और नाबार्ड जो है टाइम टू टाइम इसका अपडेट करती रही है, लेकिन फॉलोइंग प्रोविजन जो एक जैसे हैं उसको बता दे रहे हैं कि 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। मान लीजिए कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई प्रोजेक्ट का आइडिया लेकर के जाता है बैंक के पास, तो उसको 7500 रुपये मैक्सिमम जो है बैंक देगा, ठीक है, ठीक है। मतलब 30% ऑफ द प्रोजेक्ट, मान लीजिए प्रोजेक्ट की लागत जो है कुल 7500 रुपये, तो 2500 रुपये तब मिलते थे। ये थोड़े से कम लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये काफ़ी पहले की स्कीम है, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। अगर शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई अगर गया है तो सब्सिडी कंपोनेंट 50% ऑफ द प्रोजेक्ट तक का हो सकता था, और ये 10,000 तक का हो सकता था। मान लीजिए कि 20,000 का कोई प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो उसको अगर SC/STs का कोई इंडिविजुअल गया है तो उसको मिल जाएगा 10,000 रुपये तक। सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर जाता है, ठीक है, तो उसको 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट का मिल सकता है, और मतलब ये 1,25,000 तक का लोन अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप जाता है तो मिल सकता है, ठीक है।
मतलब ये इंडिविजुअल जाएंगे तो ये 7500 रुपये है, SC/ST इंडिविजुअल के लिए 10,000 रुपये मैक्सिमम है। लेकिन अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म में मान लीजिए कोई 20 लोगों का ग्रुप जाता है तो उसको 1.25 लाख रुपये तक का लोन यहाँ पर सैंक्शन किया जा सकता था। ठीक है, और इसमें ये भी था कि इरिगेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट है तो सब्सिडी की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं होगी, वो बैंक जो लोन दे रहा है वो उसको निर्धारित कर सकता था। याद रखिएगा, ये जो राशि बताई ये सब्सिडी की राशि है, यानी कि ये देनी नहीं होती वापस। ठीक है, ये सब्सिडी की राशि है और जो ऋण का कंपोनेंट होगा वो अलग होता है। इसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना पर बात कर लेते हैं। 7th 5 ईयर प्लान के पहले 4 ईयर में 2 वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो चल रहे थे वो थे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, जो कि अक्टूबर 1980 में आया था, और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चल रहा था। NREP यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चल रहा था, जो कि 15 अगस्त 1983 को आया था 6th 5 ईयर प्लान में। अप्रैल 1989 में इन दोनों प्रोग्राम को मर्ज कर दिया गया और जवाहर रोजगार योजना को लाया गया था। ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान में कुल मिलाकर ये आपकी जवाहर रोजगार योजना चल रही थी। इसमें 90 से 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट पर पर्सन देने का लक्ष्य रखा गया था बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, और जहाँ पर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। 3 स्ट्रीम्स के तहत जवाहर रोजगार योजना वर्क करती थी। जवाहर रोजगार योजना हम अलग से भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर समराइज फॉर्म में दिया है तो इसको देख लेते हैं। पहली स्ट्रीम जो थी इसमें जनरल वर्क थे और 2 सब स्कीम थी, एक इंदिरा आवास योजना और मिलियन वेल स्कीम। ये दोनों ही स्कीम इस जवाहर रोजगार योजना से कालांतर में अलग हो जाती हैं और इंडिविजुअल स्कीम बन जाती हैं। फिर दूसरा इसका पार्ट था पहले कंपोनेंट का, पहली स्ट्रीम का, इंटेंसिफाइड जवाहर रोजगार योजना। 1 जनवरी 1996 को जवाहर रोजगार योजना और ये इंदिरा आवास योजना और मिलियन वेल स्कीम, इनको इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बना दिया गया था, और जवाहर रोजगार योजना जनरल जवाहर रोजगार योजना और इंटेंसिव जवाहर रोजगार योजना में बंट गई थी। फिर बाद में देखा गया कि विलेज पंचायत जो है इनका रोल बढ़ाया जाना चाहिए एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में। इस वजह से जवाहर रोजगार योजना को रीस्ट्रक्चर किया गया और अब फोकस था डेवलपमेंट और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और इसको नाम दिया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो कि 1 अप्रैल 1999 से लागू होती है। ठीक है, इससे पहले एक एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम ऑलरेडी चल रही थी। ठीक है, अब जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और जो पहले से चल रही एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम थी उनके टारगेट बेनिफिशरीज एक जैसे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको रिव्यू किया और बाद में जाकर के एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मर्ज कर दिया, और संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना ये अस्तित्व में आती है सितंबर 2001 में। सितंबर 2001 में हमारी ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अस्तित्व में आती है। पूरा बैकग्राउंड हमने समझ लिया है। अब जो हमने बैकग्राउंड में जो स्कीम डिस्कस करी है उनको इंडिविजुअली भी हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि उससे भी सवाल आ सकता है। SGRY के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? अब पूरा नाम नहीं लेंगे, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना मतलब SGRY के ऑब्जेक्टिव थे, ये 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव थे। एडिशनल और सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में प्रोवाइड करना, ठीक है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और न्यूट्रिशनल लेवल्स को सही रखना। ड्यूरेबल कम्युनिटी सोशल इकोनॉमिक एसेट्स डेवलप करना, क्योंकि इसमें मजदूरी करवाई जा रही तो जाहिर सी बात है कि एसेट क्रिएट होंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रूरल एरियाज का लॉन्ग रन में सही रहे ये देखना। ठीक है, इसमें क्या दिया जाता था? इसमें वेजेस यानी कि इसमें रोजगार दिया जाता था, दैनिक रोजगार दिया जाता था, और इसमें मजदूरी जो पे की जाती थी फूड ग्रेन के फॉर्म में दी जाती थी और कैश के फॉर्म में। एटलीस्ट 25% जो वेज थी वो कम से कम कैश में दी जानी चाहिए थी, ये प्रावधान था। बाकी फूड ग्रेन के फॉर्म में दी जा सकती थी। इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर्स को मिनिमम वेजेस जो स्टेट अथॉरिटीज़ डिसाइड करती थी उनको दिया जाता था। मेन और वीमेन को इक्वल वेज दी जाती थी। फूड ग्रेन्स के अलावा जो आपके मजदूरी में दी जाते थे उसके अलावा 5 kg पर मैन डे के आधार पर ऐसे ये फूड ग्रेन निर्धारित किए जाते थे। ठीक है, मतलब जो फूड वाला कंपोनेंट था वेज में वो 5 kg पर मैन डे के हिसाब से दिया जाता था। और बेनिफिशरीज जो है कौन होते थे? बेनिफिशरीज जो होते थे जिनको वेज एम्प्लॉयमेंट यानी मजदूरी रोजगार चाहिए होता था और मैनुअल और अनस्किल्ड वर्क कर सकते हैं, यानी हाथों से किए जाने वाला बिना कोई विशेषज्ञता की ज़रूरत वाला काम जो कर सकते थे विलेज में, उनको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाता था। डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट पंचायत जो है ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में क्या क्या काम करवाते थे इनकी लिस्ट एक बार देख लेते हैं। सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन का काम करा सकता था, मतलब कराया जा सकता था इस योजना के तहत। माइनर इरिगेशन संबंधित वर्क, रिजुविनेशन ऑफ वाटर ड्रिंकिंग सोर्सेस, ऑगमेंटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, डिसिल्टिंग ऑफ विलेज टैंक्स पॉन्ड्स, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल लिंक रोड्स, फार्म रोड्स और एग्रीकल्चरल फील्ड तक जोड़ने वाली रोड। ड्रेनेज वर्क यहाँ पर करवाए जाते थे, एफोरेस्टेशन यहाँ पे करवाया जाता था।
प्रायोरिटी दी जाती थी कि ये वाले वर्क जो है लगातार करवाए जाएं इस योजना के तहत। माइनर इरिगेशन, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज का रिजुविनेशन संबंधी वर्क, विलेज टैंक और पॉन्ड की सफाई और कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल लिंक रोड। ध्यान रखिएगा, रूरल रोड की बात कर रहे हैं, रूरल लिंक रोड की यहाँ पर काम करवाता था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में एफोरेस्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इससे पहले जो स्कीम आई थी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 15 अगस्त 1995 को लॉन्च होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 100% यहाँ पर कॉस्ट शेयरिंग थी वो होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, मेन एम इसका क्या था, ओल्ड पर्सनस जो है जिनके पास कोई भी सब्सिस्टेंस यानी जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं, उनको लाभ देना पेंशन के फॉर्म में। और जो हाउस होल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है जो कि मेन कमाने वाला सदस्य हो, ऐसे परिवार की जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसको वन टाइम बेनिफिट देना। ये दो एस्पेक्ट थे। तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में दो मेन सब स्कीम थी। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ध्यान रखिएगा आगे जाकर के नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम को फॉर्मली रिनेम कर दिया गया था 19 नवंबर 2007 को। इसको नाम दे दिया गया था इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसमें राशि कितनी मिलती थी, इसमें राशि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 200 रुपये आती थी। वे लोग जो कि 60 से 79 वर्ष के बीच हैं, और 500 रुपये राशि आती थी जो लोग 79 वर्ष से ऊपर के हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा हो गया, और इसमें ये भी प्रावधान था कि जो भी स्टेट इसको लागू करेंगे वो कम से कम इतना ही कंट्रीब्यूशन करेंगे, यानी कि 200 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी 60 वर्ष से ऊपर के बेनिफिशियरी के लिए, तो 200 स्टेट गवर्नमेंट करेगी कम से कम। तो ये हो जाएगी राशि 400 की। और साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया था कि चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट इसको 1000 तक भी ले जा सकती है, यानी कि चाहे 200 करे, चाहे 300 करे, 400, 500, 1000 तक स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है इसमें। ठीक है, तो ये हमने आपको लिंक करके बता दिया। हालांकि पहले जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम आई थी, इसमें कितनी राशि मिलती थी इसको देख लेते हैं। इसमें राशि मिलती थी 75 रुपये महीने की, 75 रुपये पर मंथ मिलती थी। और साथ ही साथ इसमें ये प्रावधान था कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिस्से का कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने ओन रिसोर्सेज से। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या होता था, क्राइटेरिया 65 वर्ष से ऊपर होना चाहिए आयु में, ये यहाँ पे होता था। ठीक है, 65 वर्ष। हालांकि जब ये स्कीम 2007 में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम बनती है तो ये जो है 65 नहीं 60 वर्ष इसकी आयु कर दी गई थी। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए अपने किसी भी अन्य फैमिली मेंबर से, ये एक इंपॉर्टेंट शर्त थी। उसके नाम कोई और अन्य इनकम नहीं होनी चाहिए, उसे बैंक से ब्याज नहीं मिलना चाहिए, उसके नाम कोई भूमि नहीं होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट शर्त थी। ठीक है, पेंशन कितनी मिलती है बता दिया आपको। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम जो दूसरी सब स्कीम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की, इसमें एक्सीडेंटल या नेचुरल डेथ पर जो प्राइमरी अर्निंग मेंबर होता था या फिर प्राइमरी ब्रेड विनर होता था, एकमात्र कमाने वाला सदस्य परिवार का, वो अगर नहीं रहता था तो वन टाइम असिस्टेंस इसमें दिया जाता था 10,000 रुपये का। ठीक है, और जो उस ब्रेड विनर के मरने के बाद जो व्यक्ति बचता था उसे दे देती थी सरकार। हालांकि किसे मिलेगा अगर इसमें डिस्प्यूट हो तो एक लोकल इंक्वायरी यहाँ पर बैठाई जाती थी। इस स्कीम में भी दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे कि बेलो पॉवर्टी लाइन उस फैमिली को होना चाहिए, और जो प्राइमरी ब्रेड विनर जो है मर जाता है अगर, तो उसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी। चाहे वो नेचुरल डेथ मरे चाहे अपनी एक्सीडेंट से डेथ मरे, उसकी आयु इतनी होनी चाहिए थी। उसके बाद फूड सिक्योरिटी से एसोसिएटेड जो सिस्टम्स जो स्कीम सरकार ने चलाई उसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अहम रोल है। फिर रिवैम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, फिर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, फिर कुछ अन्य स्कीम आती है जैसे अन्नपूर्णा वगैरह, सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रेशनिंग की अवधारणा देख लेते हैं। राशनिंग की अवधारणा जो है सबसे पहले शुरू हुई थी 1939 में बॉम्बे प्रांत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था फूड ग्रेन्स का। 1943 में पहली बार फूड ग्रेन पॉलिसी कमेटी जो है सेटअप की गई थी 1943। हम सब पूछ सकते हैं कि ये फूड ग्रेन पॉलिसी कमेटी आई थी 1943 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की थी थियोडर ग्रेगरी ने। और उसके बाद एक पॉलिसी आई थी 1947 में फूड ग्रेन संबंधित, पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने उसकी अध्यक्षता की थी। देन इसके बाद एक कमेटी आती है 1950 में, एम तिरुमला राव ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और फूड ग्रेन पॉलिसी फिर एक 1957 में भी आती है, उसकी अध्यक्षता की थी श्री अशोक मेहता ने। ठीक है, अशोक मेहता। ये तो इस तरीके की क्विज़ेस हम कराते रहते हैं अपने पेड टेलीग्राम ग्रुप में। आप चाहें तो अभी भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको एक क्विज़ करवाई जाती है। तो पहली फूड ग्रेन कमेटी आई थी 1943 में, और क्यों आई थी, जाहिर सी बात है कि बंगाल फेमाइन आया था, और बर्मा जो कि हमारा चावल का उस समय सबसे बड़ा एक्सपोर्टर या सप्लायर था, वो उसका मतलब कह सकते हैं फॉल हो गया था। तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन उसके बाद से ये एक आइडिया काफ़ी सूटेबल लगा भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पर काफ़ी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है सभी तरह के रिसोर्सेज।
इंडिपेंडेंस के बाद ये फूड ग्रेन पॉलिसी और ये रेशनिंग सिस्टम हटा दिया गया था, लेकिन तुरंत ही इसको लागू करना पड़ा 1950 में, क्योंकि फूड ग्रेन का शॉर्टेज हो रहा था भारत में, आज़ाद भारत में। फर्स्ट फेज जो रेशनिंग का है वो शॉर्ट सप्लाई के कारण शुरू किया गया था, लेकिन प्रेजेंट डे में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो कि अब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इवन और भी मजबूत फॉर्म में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के फॉर्म में लागू है, जिसमें 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है यहाँ पर। तो ये काफ़ी अब बहुत बृहद स्तर पर फैल गया है। भारत को संभालने में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बहुत अहम रोल रहा है, लेकिन वरना कई सारी हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या भूख से ही मर जाती है, ऐसा माना जाता है, अगर सरकार ये स्टेप उस समय ना लेती तो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में शुरू में कुछ खामियां देखी गई थी, उसमें कहा गया था कि पुअर को इसमें लाभ नहीं मिल रहा है, ज़्यादातर जो लाभ है शहरी लोगों को मिल रहा है, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो बहुत दूरगामी भारत के क्षेत्रों में रह रहे हैं उनमें कवरेज नेग्लिजिबल है, और जहाँ पर बहुत सारे पुअर लोग रहते हैं हिली एरिया में, वहाँ इसका लाभ नहीं पहुँच रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया था कि PDS को जो है रिवैम्प किया था, और बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए PDS के तहत अफोर्डेबल प्राइसेस पर रेशन को बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेकर के आए थे जून 1997 में। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत फैमिली को जो पहले 10 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाता था पर मंथ, स्पेशली सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पर, जो कि करीब 6 करोड़ परिवारों को दिया जाता था, इसको लागू किया गया कि 10 किलोग्राम फूड ग्रेन जो है सभी को मिलेगा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जून 1997 से, ठीक है, 6 करोड़ भारत के परिवारों को। फिर धीरे धीरे सरकार इसको बढ़ाती चली गई है और इसको 35 किलोग्राम तक ले गए हैं। इसको आगे अभी हम देखते हैं कैसे कैसे आगे बढ़ा। BPL कैटेगरी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना शुरू किया गवर्नमेंट ने, और लाभ देने का मन बनाया। तो BPL फैमिलीज़ में अब इसके लाभ को 10 किलो से 20 किलो बढ़ा दिया गया था पर मंथ 1 अप्रैल 2000 से। 1 अप्रैल से जो है अन्नपूर्णा स्कीम भी लागू होती है। इसमें अलग से प्रावधान किया गया कि एडिशनल 10 kg डेस्टिट्यूट्स यानी कि जो ओल्ड एज पर्सन है उनको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2000 में जो एनुअल फैमिली इनकम फिक्स की गई थी BPL रूरल एरियाज़ के लिए, वो 20,000 सालाना के हिसाब से फिक्स की गई थी। ये आ भी चुका है हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मतलब अंडर बहुत सारा स्टॉक आ गया था वर्ष 2000 के करीब 2001 में, तो ये सोचा गया कि इसी से एलोकेशन बढ़ा देते हैं, BPL में फूड ग्रेन को और बढ़ा दिया जाए। इसको 20 किलो से 25 kg फिर किया गया जुलाई 2001 से, ठीक है, और इसका प्राइस भी कम किया गया। BPL फैमिलीज़ के लिए 4.15 रुपीज़ पर kg पर वीट दिया गया और 5.65 पर kg पर राइस दिया गया। अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को भी लाभ दिया गया था। इसका थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर ज़्यादा था गेहूँ का, ठीक है, गेहूं का दाम था यहाँ पर 610 रुपये पर कुंटल, यानी 610 रुपये में 100 किलो, और जो चावल का मूल्य था वो 830 रुपये पर कुंटल रखा गया APL फैमिलीज़ के लिए, यानी अबव पॉवर्टी लाइन के लिए। अंत्योदय अन्न योजना फिर आई थी आपकी, इसमें 25 किलोग्राम फूड ग्रेन का यहाँ पर प्रावधान किया गया पूरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली के लिए, यानी गरीबों में जो भी सबसे गरीब है उनके लिए हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइस पर केवल 2 रुपये पर kg पर गेहूं और 3 रुपये पर kg पर चावल देने के लिए 25 kg का वादा किया, ठीक है। मार्च 3, 2002 में सरकार ने कहा कि जो मतलब फूड ग्रेन है वो 35 किलो कर दी जाएगा APL के लिए, BPL के लिए, और जो अंत्योदय से लाभ ले रहे हैं सभी के लिए। कुल मिलाकर फिर इसको 35 किलो तक ले जाया गया। तो ये कुल मिलाकर बात है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसमें एडिशनल मिलता है। इसमें आप ये वाला तो ले ही सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला, लेकिन उससे भी अलग से ले सकते हैं, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो 25 वर्षों में, यानी 1973-74 से लेकर 1999 से 2000 के बीच ये देखा गया था कि परसेंटेज ऑफ पुअर इन टोटल पॉपुलेशन, मतलब जितने भी पुअर थे टोटल पॉपुलेशन में, जो कि 55% थे करीब आपके 1973-74 में, अब वो रह गए थे 27%। तो रूरल पॉपुलेशन कम करने में इन सब स्कीम्स का अहम रोल था। भारत में इतने सारे प्रोग्राम साल दर साल क्यों आए, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को इतना इंटरवेंशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो गांधी जी का कहना था कि हम विलेजेस को जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक भारत डेवलप नहीं होगा। विलेज इतनी बदहाल स्थिति में थे कि खुद को डेवलप नहीं कर सकते थे, इस वजह से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी था। दूसरी बात, जो शुरू में पॉलिसी सोची गई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले जो 1948 में आती थी, और उसके बाद जितने भी पहले दूसरे तीसरे 5 ईयर प्लान आए, दूसरे तीसरे में जहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस किया गया है, वहाँ पर देखा गया कि ट्रिकल डाउन थ्योरी, जिससे कई सारे अन्य देशों को लाभ मिला था, यानी कि लगातार इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का ग्रोथ जब होता है तो अल्टीमेटली पॉवर्टी कम होती है। ये होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं इस तरीके से कि ये बोतल है, मान लीजिए इस बोतल से इस पहले गिलास को भरा गया था, ठीक है। इस पहले गिलास को जब भरा गया तो इसमें जो मतलब जो भी लिक्विड है वो ओवरफ्लो होने लगा, और फिर इन गिलासों में गिरा, फिर इनसे ओवरफ्लो के इन गिलासों में
गिरा और फिर आते आते इन सभी गिलासों को भर देगा, ऐसा माना जाता है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऐसा इफेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि अगर ऊंचे स्तर पर स्टॉक्स, क्रॉप्स, फार्मर्स, फिर नॉन प्रॉफिट्स को फ़ायदा होगा, बिजनेसेस को फ़ायदा होगा, फिर एम्प्लॉयज़ को, फिर सिटीजन्स को, और फिर वही बात जहाँ पर आती है कि कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक अपने आप लाभ पहुँच जाएगा। ये अवधारणा होती है ट्रिकल डाउन इफेक्ट की, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रिसाव का सिद्धांत। भारत में ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं लागू हो पाया। यहाँ पर कई सारे बड़े बिजनेस ग्रो तो हुए, लेकिन अल्टीमेटली कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे पाए। तो ये यहाँ पर बात थी। इसके कुछ कारण है, जैसे कि भारत बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या ज़्यादा थी, ये सब बातें हैं। इंडिया जो है लगातार एग्रेरियन इकोनॉमी बना हुआ है, आज भी इवन बना हुआ है। भारत में कई सारे सेक्टरों का विकास साइमल्टेनियसली नहीं हो पाया। जैसे इस समय कह रहे हैं कि सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर सर्विस सेक्टर उसी समय से ग्रो करने लगता धीरे धीरे, तो अब तक हम एक डेवलप्ड कंट्री हो चुके होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। तो हमारे यहाँ पर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, ठीक है, वो कितना है इस समय 2021-22 तक ये डेटा है 19.9% करीब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। आज भी इवन 2020-21 की हम बात कर रहे हैं, और पहले तो काफ़ी ज़्यादा था। हमारे यहाँ पर करीब 83% या 82% फार्मर्स के पास जो होल्डिंग है वो कम है, यानी कि स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग है। मार्जिनल होल्डिंग यानी कि लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो जोतों की जो साइज़ है वो बहुत कम है, मतलब हमारे यहाँ पर लघु और सीमांत किसान बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ पर होल्डिंग साइज़ कैसा है, 68.45% जो है सीमांत होल्डिंग है, और 17.62% आपकी लघु होल्डिंग है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, इवन आज भी एकदम लेटेस्ट डेटा की पिक है, आखिरी जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग ही ज़्यादा है, इवन आज भी, और पहले तो और भी ज़्यादा थी। तो इन सभी तरह के किसानों को ग्रीन रिवॉल्यूशन से कोई बहुत लाभ नहीं हुआ था, ठीक है, वो लगातार पुअर ही बने रहे। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाया, और बड़े किसानों को लाभ पहुंचाया, क्योंकि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यही था कि जो इसमें इन्वेस्ट कर पाएगा, जो नई टेक्नोलॉजी को, हाई यील्ड वैरायटीज़ को खरीद पाएगा, और जो रिसेंट उस समय पर जो टेक्नोलॉजी चल रही थी उसको अगर अपने फार्म में इम्प्लीमेंट कर ले गया तो प्रोडक्शन बूम हो जाएगा। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं थी, और अपने छोटे छोटे जोतों पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना उस समय फार्मर के बस की बात नहीं थी। तो इस तरीके से भी हमने देखा कि भारत में ग्रोथ नहीं हो पाया उतना, और लगातार लोग गरीब बने रहे। जो सबसे ज़्यादा लोग थे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स, उन्हीं को जब ग्रीन रिवॉल्यूशन ने लाभ नहीं दिया, तो फिर आप देख ही सकते हैं। फैक्ट्री मेड इक्विपमेंट्स जो है वो कम हो गए थे, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो इस तरीके से लोग और भी जो है जॉबलेस हुए, रूरल आर्टिसन वगैरह। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों फेल हुआ और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर इतना पैसा नहीं लगा सकते थे, और उस समय क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी सरकार नहीं लाई थी, क्योंकि आरआरबीज तब नहीं बने थे, ठीक है। बहुत सारी क्रेडिट की स्कीम भी नहीं आई थी, और उतनी जल्दी लोगों को क्रेडिट मिल नहीं पाया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में एग्रो क्लाइमेटिकली रिच एरियाज़ पर फोकस किया था, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न साइड। यहाँ के किसानों को लाभ हुआ था, जहाँ पर कह सकते हैं अनुकूल पर्यावरण नहीं था, वहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन कोई अपना इफेक्ट नहीं डाल पाया। लेबर मार्केट को एक तो प्रभावित करने का काम किया ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टेक्निक आ गई थी। तो अब जो प्रचलित टेक्निक थी उसको नुकसान हुआ। उस तरीके से कई सारे लेबर्स जो है वो जॉबलेस हुए थे। कई सारी बेरोजगारी इस तरीके से भी हुई, क्योंकि नॉर्मल किसान जो है नॉर्मल ग्रोथ कर रहा था, और जो एक तरीके से थोड़ा बहुत ग्रोथ कर भी रहे थे, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टेक्निक के इंट्रोड्यूस होने से फिर जॉबलेस रहना पड़ा। तो इस तरीके से हमने देखा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो यहाँ पर स्टेट के इंटरवेंशन की ज़रूरत थी। जो थर्ड कंपोनेंट था पॉवर्टी एलिवेशन का, यानी कि लोगों को डायरेक्टली लाभ पहुँचाने का, वो था यहाँ पर कई सारी स्कीम्स को लागू करना। तो यहाँ पर लागू की गई कई सारी स्कीम्स, जैसे कि सबसे पहले आती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स, रूरल आर्टिसंस के लिए, जो कि बेनिफिट नहीं ले पाए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन से। आती है स्कीम स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी 1973-74 में। फिर एक वर्ष बाद आती है मार्जिनल फार्मर एग्रीकल्चरल लेबर्स डेवलपमेंट एजेंसी प्रोग्राम, ठीक है। इसमें मार्जिनल फार्मर्स पर फोकस किया गया था, और ये स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी में स्मॉल फार्मर पर फोकस किया गया था। लेकिन बात एक ही थी कि इसमें लाभार्थी एक जैसे थे, तो इसको फिर मर्ज कर दिया गया था। स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी के फॉर्म में दोनों को मर्ज कर दिया गया 1976 में, ठीक। फिर बाद में एक स्कीम आती है क्रैश एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। क्रैश एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आता है आपका 1974-75 में, कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर एक और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आता है, पायलट इंटेंसिव रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, PIREP इसको बोलते हैं, ठीक। अब इस प्रोग्राम में जो है ये आए थे 2-3, इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स क्या थे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया गया था इसमें, ठीक है, और साथ ही साथ वेज एम्प्लॉयमेंट पर भी थोड़ा फोकस किया गया था। फिर बाद में देखा गया कि 3 प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं थी। ये जो स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी हो गई, फिर उसके बाद ये आपकी
पायलट बेसिस पर रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आई थी। इन सभी को मिला करके इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया 1978-79 में। 6th 5 ईयर प्लान के दौरान इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। 1978-79 में शुरू किया गया था। 1980 में सभी ब्लॉक तक इसको फैला दिया गया था पूरे देश में। और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो हमने डिस्कस किया 1977 में आया था, उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, उसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कहा गया, जो कि 1980 में रीस्ट्रक्चर हुआ। इसको भी सभी ब्लॉक में फैला दिया गया। इसमें रूरल आर्टिसंस पर फोकस किया गया था, यानी कि ग्रामीण कारीगरों पर, कामगारों पर। फिर इसके बाद ग्रामीण कामगारों का स्किल बढ़ाने के लिए ट्राइसेम आती है, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके स्कीम आती है, इसको ट्राइसेम बोलते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1981 में। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या फिर ट्राइसम हो, इसमें 40% लाभार्थी जो है वुमेन होनी चाहिए, इस पर फोकस किया गया। लेकिन फिर भी वुमेन पर फोकस करके एक नया प्रोग्राम आता है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, डवाकरा इसको बोलते हैं। इसको पायलट बेसिस पर 50 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था, सब प्रोग्राम के रूप में, IDP के सब प्रोग्राम के रूप में। लेकिन 1980 के अंत तक इसको सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में कवर कर लिया गया पूरे देश में। मेन पर्पस था डवाकरा का कि पुअर वुमेन को ग्रुप्स के फॉर्म में इंटीग्रेट किए जाए हर हाल में। ग्रुप वुमेन का ग्रुप बनाना ही मेन फोकस था अगर देखा जाए डवाकरा का, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल को लाभ नहीं देते थे डवाकरा में, वुमेन को ग्रुप्स के फॉर्म में ही आना पड़ता था और वो फिर अपनी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकती थी। अभी इन सभी स्कीम्स के बारे में, चाहे ट्राइसम और डवाकरा, हम डिटेल में देखेंगे। फिर बाद में देखा गया कि मजदूरी रोजगार में यानी वेज एम्प्लॉयमेंट में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है मिनिमम गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट सभी को नहीं दे पा रहा था, ठीक है। तो एक बार फिर से दूसरी स्कीम लाते हैं, रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, RLEGP, ठीक है, 1983 में। 1987 में जो है बहुत बड़ा सूखा पड़ा था भारत में और सीमांत किसानों को बहुत ज़्यादा इसने प्रभावित किया था। तो इस वजह से इरिगेशन पर फोकस करते हुए जीवन धारा स्कीम आती है। जीवन धारा स्कीम 1987 में आती है। फिर एक वर्ष बाद इसको मिलियन वेल स्कीम यानी 10 लाख कुओं की योजना कह दिया जाता है। इसमें 100% सब्सिडी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो कि SC और ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए शुरू की गई थी। मिलियन वेल स्कीम शुरू में जीवन धारा के नाम से आई थी। मिलियन वेल स्कीम कब आई थी? 1988-89 में, ध्यान रखिएगा। जीवन धारा कब आई थी? 1987 में। अब NREP और RLEGP दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम थे, इस वजह से ओवरलैपिंग हो रही थी बेनिफिशरीज की, इस वजह से एक प्रोग्राम में इनको मिला दिया गया। 1989 में जवाहर रोजगार योजना इसको कहा गया है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम जो है शुरू की गई थी 1992-93 में, ठीक है। 1991-92 में एक वर्ष पहले एक स्कीम शुरू की गई थी, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट टू रूरल आर्टिसंस। इसमें कारीगरों को टूल किट प्रोवाइड की जाती थी 2000 रुपये तक की कॉस्ट तक की, इसको सिट्रा कहा गया। फिर 1994-95 एक माइनर इरिगेशन प्रोग्राम आता है, गंगा कल्याण योजना। आप जानते हैं मिलियन वेल स्कीम 1988 में जो आई थी वो खाली SC STs को कवर कर रही थी। गंगा कल्याण योजना में उन सभी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को कवर किया गया जो कि मिलियन वेल स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फिर से कन्फ्यूज़न हो रही। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जितने भी चल रहे हैं वो एक जैसे थे, उनके बेनिफिशरी भी एक जैसे थे, तो मल्टीप्लिसिटी हो रही थी और प्रॉब्लम आ रही थी एग्जीक्यूशन में, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी हो रही थी और कई सारे इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स जो थे, कई सारे घोस्ट बेनिफिशरीज जो है पेश कर रहे थे, यानी एक ही बेनिफिशरी, बल्कि वो लाभार्थी बनने के पात्र नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सोर्स लगा करके दूसरी फैमिली का लाभ जो है ले रहा था, ये देखा जाने लगा। फिर हमने देखा कि सिट्रा हो गई, मिलियन वेल स्कीम हो गई, इसमें काफ़ी अच्छी खासी सब्सिडी उस समय के हिसाब से दी जा रही थी। तो लगातार सीनियर पॉलिटिशियंस भी इसमें आ गए, मिडिल मैन आ गए, लोकल लीडर आ गए, कुछ जो फर्जीवाड़े वाले लोग होते हैं, जालसाज वगैरह, वो आ गए और नॉन एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को शामिल करने लगे और इस तरीके से जो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ थे उनको लाभ मिलना बंद हो गया। प्लानिंग की कमी थी, लो परफॉर्मेंस थी यहाँ पर अधिकारियों की या फिर जो बॉडीज़ बनाई गई थी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। पुअर रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी कि बैंक से लोन ले लेके लोग भागने लगे तो बैंक ने लोन देना भी बंद कर दिया, तो बेनिफिशरीज़ को लाभ नहीं मिल पाया जो आपके डिजर्विंग बेनिफिशरीज़ थे। मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस भी एक समस्या थी कि लगातार जो चीज़ें बनाई जा रही हैं उसको खरीदेगा कौन, उनकी मार्केटिंग पर फोकस नहीं किया गया। इस वजह से इनकम जनरेटिंग स्कीम अपना जो वेरी ऑब्जेक्टिव थी वो अचीव नहीं कर पाई, क्योंकि मार्केटिंग नहीं करवाई गई थी बने हुए सामान की। अब यहाँ पर देखा गया कि जो 6 योजनाएं चल रही थी, चाहे वो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे ट्राइसम हो, चाहे डवाकरा हो, चाहे सिट्रा हो, चाहे मिलियन वेल स्कीम हो, चाहे गंगा कल्याण योजना हो, इन सभी को मर्ज करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाई गई, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना को रिडिज़ाइन किया गया, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नाम दिया गया था 1999 में, ठीक है। 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम को मर्ज करके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बना दिया, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली हमने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को डिस्कस किया है, स्वर्ण जयंती को अभी आगे करेंगे, ठीक है। अब ये टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन से सवाल बनने की काफ़ी संभावना है। टाइमलाइन में हम देखेंगे एक जैसे प्रोग्राम कब कब भारत में आए,
जैसे सबसे पहला प्रोग्राम माना जा सकता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको देखते हुए चलिए, ईयर पर फोकस करिए बेसिकली, ठीक है। 1952 में 2 अक्टूबर को आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर एक वर्ष बाद आता है नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की डेट क्या है? 2 अक्टूबर 1953, ठीक है। इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स फिर होते हैं। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में तो अलग से पूरा हम आपको बताएंगे ही, कई सारे लैंड रिफॉर्म का मतलब, चकबंदी का मतलब, ये सब आपको बताया जाएगा। लेकिन इसको समझिए कि लैंड रिफॉर्म का जो सबसे पहला पीरियड माना जाता है 1956 से 66 तक। लैंड रिफॉर्म स्टेट सब्जेक्ट है, इस वजह से काफ़ी स्लो पेस इसकी रही थी। इसमें क्या क्या शामिल है लैंड रिफॉर्म में? जमींदारी एबॉलिशन, मोबिलाइजेशन और चकबंदी शामिल है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनामी लैंड शामिल है, सब अभी आपको बताएंगे। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकलचरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 1960 में। हाई यील्ड वैरायटीज इंट्रोड्यूस की गई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के फॉर्म में 1967 और 66-67 में। ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि ग्रो मोर फूड कैंपेन आपका शुरू हो गया था 1950 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और फार्मर प्रोग्राम जो आया था उसमें सबसे पहले हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, 1972-73 में। ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1973-74 में। इसमें ड्रॉट कंडीशंस को मिनिमाइज करना और लैंड डिग्रेडेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज जो अल्टीमेटली जो ख़राब हो रहे थे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना इसका लक्ष्य था। फिर कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपका 1974-75 में आया था, इसमें इरिगेशन पोटेंशियल पर काम करने की बात की गई थी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन को मिनिमाइज करने का लक्ष्य रखा गया था। स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी 1973 में आई थी, ठीक है। फिर मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स डेवलपमेंट एजेंसी आई थी 1974-75 में, आपको बता ही चुके हैं ऊपर। फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है 1978-79 में, ठीक है। और ये हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये पहले के जो कार्यक्रम थे, जैसे कि आपका ये हो गया हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सबको मर्ज कर दिया गया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, क्योंकि सभी के बेनिफिशरीज एक जैसे थे। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में केवल एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ को नहीं शामिल किया गया था, इसमें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को भी शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद डवाकरा आती है। डवाकरा 1983 में। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य था कि सोशियो इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशनल स्टेटस रूरल वुमेन का इम्प्रूव हो सके और वो ग्रुप के फॉर्म में कई सारा जो गवर्नमेंट के द्वारा लाभ दिया जाता है उसकी बेनिफिशियरी बने। शुरुआत में 50 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था, ठीक है। फिर इसको SGRY में मर्ज कर दिया गया था 1999 में, ठीक है। फिर आपकी ट्राइसम आती है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ के लिए 1979 में 15 अगस्त 1979 को जारी किया गया था। इसमें BPL के अंतर्गत 18 से 35 आयु वर्ग के लोगों को चुना गया था, जो कि हमारी राष्ट्रीय युवा नीति के तहत युवा कहे जाते हैं। फिर बाद में इसको SGRY में मर्ज कर दिया गया। फिर बाद में आपका सिट्रा आती है। सिट्रा में टूल किट दिया जाता था वीवर्स को, टेलर्स को, नीडल वर्कर्स को, बीड़ी मेकर्स को, और जो इसमें 2000 रुपये तक की फाइनेंशियल सीलिंग थी और इसमें 10% लाभार्थी को देना पड़ता था, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता था। सिट्रा शुरू की गई थी 1992 में, ठीक है। गंगा कल्याण योजना आई थी 1995 में, ठीक है। और इसमें डीप वेल्स जो है डग किए जाते थे बेलो पॉवर्टी लाइन फार्मर्स के लिए। और मिलियन वेल स्कीम जो आई थी 1988 में, वो तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए थी, ये सभी के लिए थी, सभी तरह के रूरल फार्मर्स के लिए आई थी स्कीम गंगा कल्याण योजना। इसको भी SGRY में मर्ज किया गया था 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ये 6 स्कीम को मर्ज करते हुए आई थी, ठीक है। इनकम जो है फैमिली की 2000 रुपये तक अगर हो मंथली, उसके नीचे के लाभार्थी लाभ ले सकते थे। एक्चुअली यहाँ पर इनकम ये कहा गया था कि 2000 रुपये मंथली एटलीस्ट कमा सकें लोग स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना से, जिससे अपने पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सकें वो लोग, ये लक्ष्य रखा गया था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आए थे, जैसे क्रैश रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आया था 1971 में। इसमें 2.5 लाख मैंडेज क्रिएट करने का लक्ष्य रखा गया था। पायलट रूरल इंटेंसिव रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1972 में आया था। इसमें अनस्किल्ड लेबर्स पर फोकस किया गया था, ठीक है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आया था 1977 में। ध्यान रखिएगा, मनमोहन सिंह के समय वर्ष 2004 में भी एक फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आया था, वो अलग है, ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आगे जाकर रीस्ट्रक्चर किया गया था, वो आपको बता ही चुके हैं। जवाहर रोजगार योजना आई थी 1989 में। सस्टेन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, रूरल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स क्रिएट करना जो कि रूरल फैमिलीज़ को हेल्प करें, ये लक्ष्य था। कॉस्ट शेयरिंग जो है 80/20 की थी सेंटर और स्टेट में, ये सब हम आपको बताएंगे अभी। इसके बाद इंटेंसिव जवाहर रोजगार योजना और न्यू जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, 1991 में। 1996 में इंटेंसिव जवाहर रोजगार योजना एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम को मर्ज किया गया। फिर आगे जा करके मर्ज किया गया तो संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना बन गई, जब एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम और सभी तरह की जवाहर रोजगार योजना को मर्ज कर दिया गया था। इंदिरा आवास योजना 1985 में।
इनिशियली 1985 में आई थी, हालांकि फिर बाद में अलग स्कीम ये बन गई थी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉस्ट शेयरिंग होता है वो इतना होता है, ये हमारे एग्जाम में आ भी चुका है, इसको याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले तो ये कहा गया था कि शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, बॉन्डेड लेबर्स, माइनॉरिटीज़ को ही केवल हाउसिंग के लिए असिस्टेंस मिलेगा। लेकिन फिर जब ये इंडिपेंडेंट स्कीम बन गई थी 1996 से, तब इसमें कहा गया कि सभी कैटेगरी के रूरल यानी बेलो पॉवर्टी लाइन आने वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलियन वेल स्कीम आप यहाँ पर देखेंगे, ये आई थी 1988 में, यहाँ पर करेक्शन करिएंगे, 1988 में आई थी। ये जवाहर रोजगार योजना का भाग बनी रही थी। शुरुआत में ये RLEGP के तहत आई थी, ठीक है। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ओपन वेल्स बनाने की बात कही गई थी 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993 में आती है। इसमें मैनुअल वर्क देने का प्रयास किया गया था, ठीक है। लीन एग्रीकल्चरल सीजन्स में, जहाँ पर एग्रीकल्चरल सीजन्स जब अच्छे नहीं गए थे वहाँ पर इसको लागू करने का प्रयास किया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, ठीक है, ये 2001 में आई थी। सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम में सबसे पहले पीडीएस 1950 से ही शुरू हो गया था, और 7th 5 ईयर प्लान से एक परमानेंट स्कीम बन गया था पीडीएस। फिर रिवैम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वर्ष है जून 1992, ठीक है, और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वर्ष है 1997 जून, ठीक है। 1997 जून से टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत स्टेट्स जो थे उनको रिक्वायर किया गया था, मतलब कुल मिलाकर स्टेट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि फुल प्रूफ अरेंजमेंट करें जिससे पुअर्स को ना सिर्फ आइडेंटिफाई की जा सके बल्कि उनकी डिलीवरी सुनिश्चित हो फूड ग्रेन्स की, हर हाल में उन तक राशन पहुंचाया जाए। सोशल सिक्योरिटी के लिए 2 स्कीमें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत ओल्ड एज पेंशन वाली, जो कि बाद में जाकर के इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम बन जाती है 2007 में। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर रूरल वाटर सप्लाई सैनिटाइजेशन के लिए सबसे पहला प्रयास 1954 में किया गया था, ठीक है। फिर एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम आता है 1972-73 में। इसमें 100% ग्रांट नेट था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। फिर राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन आता है 1986 में, ठीक है। इसमें कम्युनिटी बेस्ड डिमांड ड्रिवन अप्रोच को अपनाया गया था। सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम आता है 1986 में। फिर बाद में स्वच्छ भारत मिशन और टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन आते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। रूरल हेल्थ में सबसे पहला प्रयास किया गया था, रूरल हेल्थ सर्विस शुरू की गई थी 1952 में, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है, रीजनल हेल्थ सेंटर, ये सब खोले गए थे, वो भी हम आगे देखेंगे डिटेल में। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। हेल्थ फॉर ऑल का संकल्प लिया गया था 2000 तक। सब सेंटर्स खोले गए थे 5000 से 8000 की पॉपुलेशन के लिए। हाउसिंग में सबसे पहला प्रयास नेशनल रूरल हाउसिंग स्कीम का था, 1976 से 70 में आई थी। फिर बाद में इंदिरा आवास योजना जो इंडिपेंडेंट स्कीम बन गई थी फिर बाद में 1996 में, इसमें मर्ज कर दिया गया था इसको। इंदिरा आवास योजना जो शुरुआत में आई थी 1985 में, ठीक है, उसको फिर आगे जाकर के इंडिपेंडेंट स्कीम बना दिया गया था 1996 में। शुरुआत में सिर्फ SC/STs के लिए आई थी, बॉन्डेड लेबर्स के लिए। फिर बाद में सभी तरह के BPL लाभार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। अब तो खैर इसका अस्तित्व नहीं, अब तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। जो सारे प्रोग्राम चल रहे थे 5th 5 ईयर प्लान में, ये रिवील किया गया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उसमें हम सेल्फ सफिशिएंसी लगभग अचीव कर चुके थे पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे राज्य बहुत अच्छा अनाज उगा रहे थे, लेकिन जहाँ पर नहीं उगा रहे थे उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के माध्यम से पहुँचाया जा रहा था। कुछ स्टेट काफ़ी अच्छी मात्रा में अनाज उगा रहे थे और भारत लगभग सेल्फ सफिशिएंट बन गया था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो अभी देखा गया कि जितने भी भारत में लोग रहते हैं उनके सोशल कंडीशंस को अच्छा करने की ज़रूरत है, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, लिविंग कंडीशंस रूरल एरियाज़ में अच्छी करने की ज़रूरत है। जहाँ पर बेसिक जो ज़रूरतों को नहीं पूरा किया जा रहा है उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहीं से मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का उदय होता है, ठीक है। मिनिमम नीड्स का कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से आया है इसको देख लेते हैं। पहले मिनिमम नीड्स है क्या, इसको देख लेते हैं। मिनिमम नीड्स में मतलब ये है कि सोशल कंजम्पशन जो है उसको इम्प्रूव किया जाए पुअर लोगों में। वो कैसे होगा, उनकी इनकम जब बढ़ेगी तो तभी उनका सोशल कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है पैसे से अचीव की जा सकती हैं। दूसरी बात ये है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सरकार वो सब चीज़ें देने लगे जो कि गरीब नहीं अफोर्ड कर सकता, जैसे सोशल सर्विस के रूप में अफोर्डेबल कॉस्ट पर सरकार प्रोवाइड करवाए सब्सिडी के फॉर्म में। वो क्या हो सकता है ये चीज़ें, वो अभी हम आगे देखेंगे। फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के ड्राफ्ट में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के ड्राफ्ट में कहा गया था कि प्रायोरिटी रहेगी कि सोशल कंजम्पशन के प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई करना, एक मिनिमम नॉर्म सेट करना कि सोशल कंजम्पशन के लिए क्या क्या जरूरी है रूरल एरियाज में, ठीक है। मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पहले ये तो डिसाइड हो रूरल एरियाज के लिए, तभी तो उससे संबंधित स्कीम बनाई जा सकती है, ठीक है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंत तक इन सभी को अचीव करने का लक्ष्य रखा गया था। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान जब शुरू हुआ था उसमें फॉर्मुलेट करा गया था कि मिनिमम नीड्स क्या होंगी आखिर। तो अगर हमसे पूछे कि मिनिमम नीड्स की अवधारणा भारत में कब सोची गई थी, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान की शुरुआत से, ठीक है।
बेसिक नीड का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है? बेसिक नीड का कॉन्सेप्ट आता है ILO का एक डॉक्यूमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक डॉक्यूमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड बेसिक नीड वन वर्ल्ड प्रॉब्लम नाम से। उन्होंने इसको फॉर्मली पेश किया था। ट्राईपार्टाइट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी एम्प्लॉयमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल प्रोग्रेस पर 1976 में। इसमें उन्होंने पेश किया था और इसमें कहा गया था कि बेसिक नीड में दो एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहली होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी परिवार की, प्राइवेट कंजम्पशन के लिए। प्राइवेट कंजम्पशन यानी खुद के उपभोग के लिए, जो वो खुद कंज्यूम करेंगे, जैसे फूड, व्यक्ति खुद उसको खाएगा, फूड को उसका परिवार खाएगा। शेल्टर यानी कि जो आश्रय चाहिए उसमें आप रहेंगे, दूसरा नहीं रह सकता कोई। और क्लोथिंग, जो कपड़े आपके हो आप पहनेंगे, ठीक है। तो मतलब खाना, कपड़ा और जो है निवास, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई पर्सनल कंजम्पशन या फिर प्राइवेट कंजम्पशन की। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेसिक नीड की, सोशल कंजम्पशन, ठीक है। सोशल कंजम्पशन या फिर एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज यानी कि जो सर्विसेज दूसरे आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है। ड्रिंकिंग वाटर स्टेट इंश्योर करे, क्योंकि उसको आप भी उसके लाभार्थी बने ड्रिंकिंग वाटर के, आपका पड़ोसी बने, पूरा मोहल्ला बने। सैनिटाइजेशन सरकार इंश्योर करे आपके मोहल्ले में, जिससे आपको भी सैनिटाइजेशन फैसिलिटी मिले, दूसरे को भी मिले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सभी के लिए होगा, हेल्थ सर्विस और एजुकेशन सभी के लिए होगी। ये हो गए सोशल कंजम्पशन के आइटम्स। तो इन्हीं सबको मिला करके मिनिमम नीड्स या फिर बेसिक नीड्स का कॉन्सेप्ट आता है। बेसिक नीड और मिनिमम नीड में अंतर क्या है? बेसिक नीड में क्या होता है कि इन दोनों चीज़ों को शामिल करते हैं, सोशल कंजम्पशन को, पर्सनल कंजम्पशन को, लेकिन उसमें ह्यूमन राइट्स की भी बात करते हैं, ठीक है। मतलब बेसिक नीड में ह्यूमन राइट्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया था 1975-76 से। अब कंपोनेंट्स जो सरकार ने शामिल की, सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रयास किया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अपने घर के पास एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, स्टेट का काम होगा। एडल्ट एजुकेशन पर फोकस किया गया। 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को भी पढ़ाया जाए भारत में, जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। फिर रूरल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने का सरकार प्रयास करेगी, कहा गया। फैमिली प्लानिंग में, न्यूट्रिशन में, मॉर्बिडिटी के अर्ली डिटेक्शन में, और जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है उसको उसी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम जहाँ पर विलेजेस में है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व किया जाए। ऑल वेदर रोड सभी गांवों में हो जहाँ पर पॉपुलेशन 1500 से ज़्यादा है। हाउसिंग सरकार प्रोवाइड करे धीरे धीरे, ठीक है, इमीडिएटली नहीं तो धीरे धीरे प्रोवाइड करे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड करना स्टेट का काम है। इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट इन स्लम्स, ये भी सरकार का काम है। अब मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में कहा गया कि जो हमको 8 प्रोग्राम है, इसको अचीव करने के लिए कोई स्पेसिफिक बजट या टारगेट की ज़रूरत नहीं है। जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको इससे लिंक कर दी जाए, सारी मिनिस्ट्रीज़ को आपस में ये काम दे दी जाए कि ये 8वां ऑब्जेक्टिव जिस मिनिस्ट्री के कंसर्न में आता है वो इसको अचीव करने का काम करे। अब धीरे धीरे ये जो 8वां कंपोनेंट है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के, इनको कैसे कैसे हासिल किया गया इसको देखते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन में हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के समय केवल 16% लोग लिटरेट थे, बाकी सारे लिटरेट थे। और डिफरेंट 5 ईयर प्लान में इसको 100% लिटरेसी अचीव करने का टारगेट कहा गया, लेकिन ये आज भी अचीव नहीं हो पाया है। इसमें कई सारे प्रोग्राम अभी हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड भी कई सारी कमिटीज़ जो हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनको भी देखेंगे। अडल्ट एजुकेशन में सरकार ने क्या प्रयास किया है कि 2 अक्टूबर 1978 से नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम सरकार ने शुरू कर दिया है। 7th 5 ईयर प्लान में फिक्स किया गया था कि 100% कवरेज हम अचीव करेंगे 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों की लिटरेसी की, ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। मतलब कम से कम 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन मिल जानी चाहिए 1990 तक। हालांकि ये टारगेट फिर बढ़ा दिया गया था 1995 तक, ठीक है। फिर इसमें एक और स्कीम आती है बीच में ही, नेशनल लिटरेसी मिशन, ये 1987-88 में आ जाती है अडल्ट एजुकेशन के लिए। रूरल हेल्थ में प्राइमरी हेल्थ केयर को यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनाया गया था और इसमें कई बार नॉर्म्स रिवाइज करे गए थे। न्यूट्रिशन में 3 अप्रोच होती हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से निपटने के लिए: मेडिसिनल सप्लीमेंटेशन, फूड फोर्टिफिकेशन और डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। पहले 2 अचीव करना मुश्किल है, लेकिन तीसरे पर आसानी से, मतलब कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल वे में फोकस किया जा सकता है। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के कंपोनेंट को अचीव करने के लिए 2 यहाँ पर स्कीम का नाम लेना इंपॉर्टेंट है, जो डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही थी। डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाली पहली स्कीम थी आपकी SNP। SNP का मतलब हो गया स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये आया था 1970 में, ठीक। और दूसरा है प्री स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि फिर बाद में जो टारगेट है 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए, 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बेसिकली, वो था आपका मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम का नाम बदल दिया गया है। क्या नाम रखा गया है जल्दी से कमेंट करके बताइए, वैसे उस स्कीम को भी हम बताएंगे आगे। तो मिड डे मील कंपोनेंट हो गया 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, और इससे नीचे आयु के बच्चों के लिए पहले से चल रहा था स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जो कि 6 वर्ष से आयु के कम के बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए ऑलरेडी चल रहा था। एक इंटीग्रेटेड रूरल हम लोग कह सकते हैं समन्वित बाल विकास योजना, वो भी 1975 से चल रही थी, वो भी हम लोग कह सकते हैं टारगेट को अचीव कर रही थी।
छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए, उसको भी हम आगे देखेंगे। रूरल सैनिटाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में ऐड किया गया मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में 1987-88 में। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट 1987-88 से है रूरल सैनिटाइजेशन। पीडीएस के बारे में आप बात कर ही चुके हैं। पीडीएस के तहत फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा रही है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में जो आपका रोटी वाला जो कह सकते हैं हिस्सा है फूड सिक्योरिटी वाला, उसमें जो है सरकार लगातार काम कर रही है। ना सिर्फ गेहूं चावल बल्कि कई सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ सरकार ने अलग अलग राज्यों के सहयोग से जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसे केरोसिन ऑयल भी दिया जाता था, कोयला तक दिया गया है, और क्लोथ भी तक कई सारे जगह दिया गया है, एडिबल ऑयल दिया गया है, शुगर वगैरह त्यौहार मिलती थी। ये सब चीज़ें सरकार ने पीडीएस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट की। अन्नपूर्णा योजना आई थी 1 अप्रैल 2000 में। इसमें ओल्ड और डेस्टिट्यूट्स के लिए 10 kg फ्री ऑफ कॉस्ट राइस ऑफ व्हीट का देने का वादा किया था। फिर बाद में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आया था रूरल डेवलपमेंट के लिए। कई सारी स्कीम्स तो पहले भी आ चुकी थी, लेकिन एकदम इंटीग्रेटेड वे में रूरल डेवलपमेंट के लिए ये आया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑल इंडिया क्रेडिट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट आई थी 1969 में, जिसकी अध्यक्षता की थी बी वेंकटपैया ने। ठीक है, बी वेंकटपैया ने अध्यक्षता की थी ऑल इंडिया क्रेडिट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट, मतलब ये कमेटी की अध्यक्षता की थी। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1969 में। 4th 5 ईयर प्लान में कहा गया था कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स को डेवलपमेंट प्रोसेस का लाभ मिलना चाहिए। तो ये सब एजेंसीज़ के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि ये 2 एजेंसीज आई थी स्मॉल फार्मर्स के लिए, फिर मार्जिनल फार्मर्स के लिए भी आई थी। ठीक है, उसके बाद अब हम डिटेल में बात करना शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पहले जो ये स्कीम्स चल रही थी उसको शामिल कर लिया गया था, जैसे कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और डेजर्ट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर 6th प्लान में ये कहा गया था कि इंटीग्रेशन कवर्स 4 प्रिंसिपल डायमेंशंस। कि इंटीग्रेशन वर्ड है, इसमें 4 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है सेक्टोरल प्रोग्राम, स्पेशल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेसेस। तो इसको फॉलो किया गया था इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो मेन फीचर थे उसमें पहला कॉन्सेप्ट था पॉवर्टी लाइन इनकम का। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर पॉवर्टी लाइन से बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए। इससे पहले जो स्कीम्स चल रही थी उसमें लैंड कितनी है लोगों के पास, इसके माध्यम से बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। इसमें कहा गया कि पॉवर्टी लाइन के जो नीचे हैं उन बेनिफिशरीज़ को लिया जाएगा। और पॉवर्टी लाइन फिक्स भी की गई कि 3500 रुपये पर ईयर जिनकी एवरेज इनकम है फैमिली की, उनको यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। 3500 से ज़्यादा उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके तहत जो सब्सिडी दी जाती थी उसके रेट भी वही थे जो कि इससे पहले जो एजेंसीज रही हैं वो देती हैं। जैसे स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी जो सब्सिडी देती थी 25% स्मॉल फार्मर्स को, 33.3% अदर्स को, जैसे मार्जिनल फार्मर्स को, 50% SC/ST बेनिफिशरीज़ के लिए होता था। ठीक है, अगर ग्रुप स्कीम के तहत तो कोई इसमें एंटर करता था उसको 50% सब्सिडी मिलती थी प्रोजेक्ट कॉस्ट पर। सभी तरह की कैटेगरीज से विमेन जो है कम से कम आनी चाहिए थी 33.33%, जो कि आगे जाकर के इसका टारगेट रखा गया था कि सभी तरह की कैटेगरीज से 40% इन्वॉल्वमेंट विमेन का होना चाहिए, पार्टिसिपेशन। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन किसने किया था? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी ने किया था, क्योंकि उस समय पंचायती राज सिस्टम नहीं आया था कि जो है पंचायत करें। ठीक है, कमिश्नर जो है चेयरपर्सन होता था और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते थे। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, एनजीओ के मेंबर्स होते थे। और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर की जाती थी। ब्लॉक लेवल पर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का चीफ कोऑर्डिनेटर BDO होता था, खंड विकास अधिकारी। बाकी आपको पता ही है कि 9th 5 ईयर प्लान में IRDP को रीडिज़ाइन किया गया था। 6 स्कीम को मिला करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई थी। ठीक है, ट्राइसम और डवाकरा के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि 4 ग्रुप में हम लोग रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ को बांट सकते हैं। एक है लिटरेट और स्किल्ड, दूसरा है लिटरेट और अनस्किल्ड, इलिटरेट बट स्किल्ड और इलिटरेट एंड अनस्किल्ड। इलिटरेट और अनस्किल्ड जो है ये हर हाल में तो मजदूरी रोजगार ही कर सकता है, मजदूरी ही सरकार करवा सकती है इनको लाभ देने के लिए। लेकिन पहले 3 कैटेगरी जो लिटरेट और स्किल्ड है, लिटरेट और अनस्किल्ड है, लिटरेट और स्किल्ड है, तो इनको कुछ काम हम लोग सिखा सकते हैं जिससे ये लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि पहली 3 कैटेगरी जो है इनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर माइक्रो एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए ये लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें, इसके लिए इनका स्किल डेवलपमेंट की जा सकता है। ठीक है, रूरल यूथ यानी कि 15 से 35 वर्ष के आयु के लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उनको टेक्निकल स्किल और ट्रेनिंग देने के लिए ट्राइसम आई थी। इसमें शुरू में तो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कार्यों को शामिल किया गया था, हालांकि वेज एम्प्लॉयमेंट को भी ऐड कर लिया गया था 1982-83 में ट्राइसम में। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइसम के विषय में हम लोग उस एम्प्लॉयमेंट को कह सकते हैं कि इतना व्यक्ति की इनकम हो जाए जिससे वो अपनी पॉवर्टी लाइन को पार कर जाए।
अब इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसे माना गया? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसे माना गया कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कुल मिलाकर लाभार्थी जो ट्राइसम का लाभ लेगा उसको वहन करना होगा। कोई मान लीजिए पान की दुकान खोलना चाहता है, पंचर की दुकान खोलना चाहता है, कुछ बढ़ई का काम खोलना चाहता है, और रिपेयरिंग की अगर कोई दुकान खोलना चाहता है, तो दुकान की जो भी खर्चा आएगा, दुकान सेटअप करने का जो भी खर्चा आएगा वो लाभार्थी देगा। स्किल सिखाएगा ट्राइसम, ठीक है। तो लोगों का चयन किया जाता था और मास्टर क्राफ्ट्समैन के अंडर में उसको सिखाया जाता था। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या फिर मास्टर क्राफ्टमैन उसको काम सिखाता था, और ये कोर्स 6 महीने से कम का होता था। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बेनिफिशरीज की लिस्ट बनाई जाती थी, एक कमेटी बनाई जाती थी, उसमें जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के मेंबर होते थे, बैंकर होते थे, KVIC के मेंबर्स होते थे, ठीक है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित जो भी लोग होते थे उसमें अपनी अपनी सूची देते थे और उसको BDO फाइनलाइज करता था। ये देखा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पुअर लोगों को ही लिस्ट में वरीयता मिले। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाले व्यक्तियों को ट्राइसम में लाभ दिया ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 लाभार्थी विमेन हो, ठीक है। और जिन लोगों ने नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में 12 महीने का कोर्स किया हो उनको वरीयता दी जाती थी ट्राइसम के तहत, ठीक है। कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई थी, और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ट्राइसम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बहुत सारी खामियां ट्राइसम में भी देखी गई थी, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन अनइवन था, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा गया कि कितने लोगों को क्या स्किल सिखाई गई। ट्रेनिंग जो दी गई थी उसमें इतना कह सकते हैं क्वालिटी अच्छी नहीं थी कि लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर शुरू कर सकें। लोगों में उतना कॉन्फिडेंट नहीं आ पाया था, कॉन्फिडेंस लैक था उनमें। और ट्रेनिंग ऑफर जो की गई थी उसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की कमी थी। जो भी पैकेज के तहत ट्रेनिंग दी जा रही थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि लोग उस स्किल को सीख पाएँ और उससे पैसा कमा पाएँ, अपना रोजगार कर पाएँ। तो सिलेक्शन किया गया था, उसमें ये देखा गया था कि किसे ज़रूरत है स्किल सीखने की। ये नहीं देखा गया था कि वो बाद में जाकर के इतना सक्षम है कि नहीं कि वो अपने पैसे से अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ खड़ा कर सके। मान लीजिए किसी को कुछ रिपेयरिंग काम सिखाया गया, लेकिन वो इतना गरीब है कि वो टूल भी नहीं खरीद सकता, वो रिपेयरिंग के औजार भी नहीं खरीद सकता कि अपना छोटा सा दुकान रख सके। तो इस वजह से इसमें खामियां देखी गई। रॉ मटेरियल और मार्केटिंग जो है बहुत पुअर तरीके से हुई थी, तो इस तरीके से भी ये खामियां थी। इसको अच्छे से एडवर्टाइज नहीं किया गया था, ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाए गए थे ट्राइसम के तहत। तो कुल मिलाकर ये फेलियर ही था, ये ट्राइसम भी, ठीक है। अब डवाकरा के बारे में बात कर लेते हैं। डवाकरा में रूरल वीमेन को प्रोडक्टिव इनकम जनरेटिंग एसेट्स और क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए डवाकरा आई थी। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस किया गया था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्राइसम के लाभार्थी ही डवाकरा के भी लाभार्थी बने थे। बस इसमें फ़र्क ये था कि इंडिविजुअल लोगों को इसमें नहीं शामिल किया जाता था, जो ग्रुप के तौर पर आते थे उन्हीं को असिस्टेंस दिया जाता था। 15 से 20 वुमेन का समूह बनता था जो एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिशियल काम दे सकें। 15,000 रुपये का वन टाइम ग्रांट दिया जाता था, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और यूनिसेफ शेयर करते थे। वर्किंग कैपिटल दिया जाता था रॉ मटेरियल और मार्केटिंग पर्पस के लिए। ग्रुप ऑर्गेनाइजर जो होता था, इस ग्रुप का 15 से 20 लोगों का जो हेड होता था, उसको 50 रुपये पर मंथ का 1 साल के लिए दिया जाता था ऑनरेरियम। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी देती थी सरकार कभी कभी, जैसे कुछ रिक्शा वगैरह दे दिए, कुछ साइकिल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और कुछ लोगों के पास अगर डायरीज वगैरह नहीं है तो वो सब भी देती थी सरकार इसमें। और कई सारी आंगनवाड़ीज़ भी विलेज में सेटअप की गई थी डवाकरा ग्रुप्स के तहत, ठीक है, क्योंकि वुमेन थी तो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे कि अडल्ट एजुकेशन, चाइल्ड केयर, बच्चों के मतलब महिलाओं के बच्चे होते थे छोटे तो उनको चाइल्ड केयर भी चाहिए होता, और वैक्सीनेशन भी चाहिए होता था। तो कई सारी चीज़ें हुई थी डवाकरा में। जैसे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट करने का प्रोग्राम था। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट साथ आए और अडल्ट एजुकेशन दिया गया महिलाओं को, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई उन महिलाओं को और बच्चों को। ग्रुप ऑर्गेनाइजर को 2,000 रुपये पर मंथ का यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता था। तो ये डवाकरा के बारे में बात हो गई। जवाहर रोजगार योजना के बारे में बात कर लेते हैं। जवाहर रोजगार योजना में जो फोकस था वो किया गया था इलिटरेट अनस्किल्ड लेबर्स पर, ठीक है, इलिटरेट अनस्किल्ड रूरल लोगों पर फोकस किया गया था। बाकी ये बैकग्राउंड हम देख ही चुके हैं जवाहर रोजगार योजना की। पहले क्रैश रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आता है 1969 में, फिर आपका पायलट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आता है 1973-74 में, ये सब हम देख चुके हैं। फिर 1980 में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो 1970 में आया था उसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है, ठीक है, उसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, NREP। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव थे NREP के, वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल लेबर को प्रोवाइड करना, ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं अचीव कर सकता है, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स क्रिएट करना, ठीक। बाद में देखा गया कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम उतना ज़्यादा सक्षम नहीं हुआ था कि वो सारे गाँव को एम्प्लॉयमेंट दे सके। इवन आधे विलेजेस को, यानी 50% रूरल विलेजेस ऑफ इंडिया को रोजगार ये नहीं दे पा रहा था, क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा था।
तो इसी वजह से एक दूसरा प्रोग्राम शुरू किया गया कि आधे को वो कवर करे, आधे को रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कवर कर लेगा। 1983 में आया था, जिस साल डवाकरा आया था। इसमें 80% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता था, 20% स्टेट का होता था नेशनल रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में। तो ये हो गया एनआरईपी और आरएलईजीपी आ गए दोनों, ठीक है। लेकिन फिर देखा गया कि वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में रूरल पीपल को कह सकते हैं पार्टिसिपेट करना जरूरी है, उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है, उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है। इस वजह से दोनों को मर्ज करके फिर जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी 1989 में, ठीक। जवाहर रोजगार योजना में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेंट्रल स्टेट का वो इस बेसिस पर होता है 80 और 20 का। इसके बाद डीआरडीए जिला परिषद ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और ग्राम पंचायत होती हैं विलेज लेवल पर, ठीक है। इसी स्कीम के तहत इंदिरा आवास योजना को भी शामिल कर लिया गया था, जो कि पहले आरएलईजीपी में आती थी। 20% जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर जिला परिषद को दिया जाता था। 80% यहाँ पर फंड दिया जाता था ग्राम पंचायत को, क्योंकि ग्राम पंचायत अस्तित्व में आ चुके थे और कुछ ही दिन बाद इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिल गया था। इसमें फोकस किया जाता था कि जो भी काम होगा वो विलेज के लोग ही करेंगे और इसमें किसी प्रकार से मिडिल मैन या फिर कॉन्ट्रैक्टर शामिल नहीं होंगे। इसमें प्रेफरेंस SC/STs को दिया गया था। वुमेन पार्टिसिपेशन कम से कम जो है 30% का होना चाहिए था, इस पर फोकस किया गया था। फूड ग्रेन्स वेज के रूप में दिए गए थे सब्सिडाइज्ड रेट्स पर। इसमें जवाहर रोजगार योजना के कंपोनेंट में सबसे पहले हम देखेंगे जो कि आरएलईजीपी के तहत आती थी इंदिरा आवास योजना। अब जवाहर रोजगार योजना के आने के बाद जवाहर रोजगार योजना का भाग बन गई। फिर 1992-93 में अदर कैटेगरीज को भी इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जाना शुरू होने लगा। फिर बाद में तो ये अलग स्कीम ही बन गई थी 1996 से। मिलियन वेल स्कीम हम आपको बता ही चुके हैं कई बार, ठीक है, इसमें आप कुछ बताने लायक है नहीं, सब आपको बता चुके हैं। 1995-96 में एक सेपरेट प्रोग्राम बन गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना से अलग होकर के मिलियन वेल स्कीम एक सेपरेट प्रोग्राम बन गया था 1995-96 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये भी जवाहर रोजगार योजना का भाग था। इसमें क्लासरूम बनाने के लिए स्कूल बिल्डिंग्स में ये योजना शुरू की गई थी 1990-91 में। तो ये तो हो गई फर्स्ट स्ट्रीम जवाहर रोजगार योजना की। सेकंड स्ट्रीम क्या है? सेकंड स्ट्रीम है 1992-93 में आई थी। 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी, जहाँ पर अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इसमें ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन, माइनर वर्क, माइनर इरिगेशन वर्क, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, वाटर शेड डेवलपमेंट, फार्म फॉरेस्ट्री, ड्रॉट प्रूफिंग वर्क, ये सब इन सारे 120 अति पिछड़े जिलों में शुरू किया गया जवाहर रोजगार योजना के तहत 1992-93 में, ठीक है। 1998-99 में जवाहर रोजगार योजना की सेकंड स्ट्रीम जो चल रही थी, इसको एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम के साथ मर्ज किया गया और फिर बाद में आपकी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अस्तित्व में आती है। 1999 में जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नाम दिया गया था 1999 में, ठीक है। और इसी में फिर तुरंत ही जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम जो चल रही थी, इसको मर्ज कर दिया गया था 2001 में, और फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अस्तित्व में आती है 2001 में, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम के बारे में बात कर ही लेते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि ये मर्ज हो रही है जवाहर रोजगार योजना से। तो इसको क्यों शुरू किया गया था? जब जवाहर रोजगार योजना चल रही थी तो ये एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम क्यों लाए थे हम? एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम इसलिए लाए थे क्योंकि ये देखा गया था कि जवाहर रोजगार योजना के तहत जो अंडर एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी, बैकवर्ड डिफिकल्ट टराइन्स में, रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री में, जहाँ पर फार्म एम्प्लॉयमेंट बहुत पुअर थी, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी जवाहर रोजगार योजना की। तो इसी दौरान रिवैम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ने शुरू किया था 1992-93 में, और साथ ही साथ इन्हीं हिली टेराइन इलाके में या फिर इनएक्सेसिबल रिमोट एरियाज़ में वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए जवाहर रोजगार योजना के पैरेलल में करीब 261 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1993 को, और इसको मर्ज कब किया गया था? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में वर्ष 2001 में। तो उसी से जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अस्तित्व में आती है। आई होप आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो ये सब क्लियर हो गया होगा। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम के बारे में बस थोड़ा सा देख लेते हैं। 80/20 का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि आपका होता है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना या फिर जवाहर रोजगार योजना में होता था। ये डिमांड ड्रिवन स्कीम थी और इसमें कोई फिक्स्ड बजटरी प्रोविजन नहीं था। 2 अडल्ट पर फैमिली को 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने का लक्ष्य रखा गया था, और इसमें से भी BPL फैमिलीज़ को चयनित किया जाता था। इसमें मगर जो चयन होता था वो बेस्ड ऑन लैंड होता था, ठीक है। इसमें बेस्ड ऑन लैंड पर चयन होता था। वैसे तो BPL के आधार पर चयन होता था, लेकिन जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स एसोसिएटेड होते थे उनको लैंड के आधार पर चयनित किया जाता था। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम का जिस किसी को भी लाभ लेना होता था वो जा करके अपने ग्राम पंचायत में या फिर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को रजिस्टर कर सकता था, और उसका फैमिली कार्ड बन जाता था इस पर्पज़ के लिए।
तो ये तो बात हो गई मजदूरी रोजगार कार्यक्रम की और यूथ स्किल डेवलपमेंट की। प्रधानमंत्री रोजगार योजना फिर आती है, इसमें स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस पर फोकस किया गया था। ठीक है, इसको कहा गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसको 2 अक्टूबर 1993 को शुरू किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर शुरू करने के लिए असिस्ट करना। ठीक है, फाइनेंशियल तौर पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स के लिए असिस्ट करना। अर्बन एरियाज के लिए भी और रूरल एरियाज दोनों के लिए स्कीम थी। इसमें एज का यहाँ पर लिमिट रखी गई थी यूथ, जो हमारे नेशनल यूथ पॉलिसी के तहत जो यूथ माना जाता है उसे 18 से 35। हालांकि एज रिलैक्सेशन दिया गया था। जो हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उत्तरांचल या JNK से आते हैं उनको 5 वर्ष का, और जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, शेड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब से, उनको ये 10 वर्ष का दिया गया था छूट। तो ये हो गया था 45 वर्ष। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत कम रखा गया था, केवल 8वीं पास अगर हैं लोग तो इसका लाभ ले सकते हैं। टोटल इनकम की लिमिट रखी गई थी 40,000 रुपये पर एनम, 40,000 रुपये साल। और रिजर्वेशन के प्रोविज़न यहाँ पर किए गए थे। यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाना था विमेन को, और 22.5% रिजर्वेशन SC/STs के लिए रखा गया था, और OBCs के लिए 27% का। इसमें एक और ये था कि बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, अगर वो स्कीम का लाभ लेना चाहता है तो। इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट पर जो है दिया जाता था ऋण, यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 2 लाख रुपए है इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में, और अगर बिजनेस सेक्टर में है तो 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट पर ऋण दिया जा सकता था। अगर 2 या 2 से अधिक एलिजिबल पर्सन्स जो हैं ज्वाइंट पार्टनरशिप के फॉर्म में करते हैं तो उनके प्रोजेक्ट को ज़्यादा लाभ दिया, मतलब ज़्यादा ऋण दिया जा सकता था। 10 लाख रुपए तक का ऋण पार्टनर्स को दिया जा सकता था इसमें। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम KVIC ने भी शुरू किया था एक। ठीक है, इसमें फोकस किया गया था कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को अब जो है डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करने की ज़रूरत है, स्मॉल इंटरप्राइजेस के साथ साथ और वेज एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को भी सरकार को डेवलप करने के लिए ध्यान देना चाहिए। तो एक हाई पावर कमेटी बनी थी, इसमें प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की थी, और उनकी रिकमेंडेशंस पर एक हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की गई थी मई 1994 में, और KVIC ने रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1 अप्रैल 1995 को शुरू किया। इसके तहत क्या है, इसमें प्रोजेक्ट्स को ऋण दिया जाता था जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है। शुरू में देखा गया कि किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया स्कीम के तहत, बैंकर्स ने भी और रूरल एंटरप्रेन्योर्स ने भी, लेकिन फिर पंत कमेटी की रिपोर्ट आती है। ठीक है, 2001 में, उसके बाद से स्कीम थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हुई। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और एटीट्यूड रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ में डेवलप करना। ठीक है, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करना, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन यहाँ पर शुरू करना हायर क्रेडिट फ्लो के लिए रूरल इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब रूरल इंडस्ट्रीज़ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देने के लिए बैंकर राजी हों, इस एटीट्यूड को शुरू करना। बेनिफिशरीज कौन हो सकते थे? बेनिफिशरीज जो है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर भी हो सकते थे, कारीगर भी हो सकते थे, इंस्टीट्यूशन भी हो सकते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी, और बड़े बड़े ट्रस्ट भी हो सकते थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हो सकते थे। आर्टिसन और एंटरप्रेन्योर को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए था यहाँ पर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ट्रस्ट और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनको 25 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए ऋण दिया जा सकता था। ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष के बारे में अगर हम बात कर लें, इसको नेशनल क्रेडिट फॉर वुमेन भी बोलते हैं, 1993 में अस्तित्व में आया था। और मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इसमें क्रेडिट जो है सोशियो इकोनॉमिक चेंज के रूप में इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में इस्तेमाल की जाए। सोशियो इकोनॉमिक चेंज वुमेन में तभी आएगा जब उनको क्रेडिट मिलेगा, जिससे वो अपने जो है साकार कर सकें और अपने निर्णय खुद ले सकें। ठीक है, और सपोर्ट स्कीम फॉर इम्प्रूविंग फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन, सस्टेनेंस ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ फर्दर एम्प्लॉयमेंट और क्रिएशन ऑफ एसेट्स, इन सभी कामों के लिए ऋण को प्रमोट करने के लिए, खासकर वुमेन्स के लिए राष्ट्रीय महिला कोष ये आया था। ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देखें तो 16 सदस्यों का बोर्ड होता था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इसके CEO होते थे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होते थे, बस इससे ज़्यादा नहीं जरूरी है। नाबार्ड हमारा एक रीफाइनेंस इंस्टीट्यूट है जो कि कमर्शियल बैंक्स को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को रीफाइनेंस देता है। ध्यान रखिएगा, पुनर्वित्त इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी कि जब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, रीजनल रूरल बैंक से इंडिविजुअल को या फिर किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऋण मिलता है तो उसको पुनर्वित्त देता है, उस बैंक को पुनर्वित्त देता है आपका नाबार्ड। ठीक है, और कई सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स में भी ऋण देने का काम करता है नाबार्ड। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जब चलता था उसके तहत भी नाबार्ड जो है ऋण देता था। नाबार्ड रिफाइनेंस के अलावा लॉन्ग टर्म फंड भी जारी करता है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो रूरल एरियाज में जो काम करते हैं। मीडियम टर्म फंड्स देता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, जिससे वो अपने मेंबर्स को फाइनेंस कर सकें शेयर खरीदने के लिए। और कई सारा यहाँ पर शॉर्ट टर्म फाइनेंस देता है, शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस स्कीम भी होती है नाबार्ड की। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है,
और रिफाइनेंस और फाइनेंस देने के अलावा काम होता है नाबार्ड का पॉलिसीज़ बनाना, प्रोग्राम्स बनाना और अप्रोच जो है इंडिया के रूरल डेवलपमेंट को फाइनेंस करने का उसको भी डेवलप करना।